नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन वेदा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। हम पढ़ रहे थे, प्रकाश संश्लेषण में ही आगे हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में कैसे पत्तियों के अंदर भोजन बनता है और उसकी प्रकाश अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया और प्रकाश अभिक्रिया में जो भी खामियां हैं हम उसके बारे में जानेंगे और अंधकार अभिक्रिया है उसके बारे में जानेंगे। क्या पदार्थ बनते हैं, प्रकाश तंत्र क्या है, इसमें ये सारी चीज़ें जानेंगे। प्रकाश तंत्र, प्रथम प्रकाश तंत्र क्या है, द्वितीय प्रकाश तंत्र क्या है, इसमें वर्णक क्या है, तो ये सारी चीज़ें जानेंगे। पिछले लेक्चर में बेटा अपन ने जो वर्णक हैं, 3 प्रकार के वर्णक थे, जो क्लोरोफिल था, कैरोटेनॉइड था, फिर उसके बाद फाइकोबिलिन्स थे, तो ये हमने पढ़ लिए थे। ये हमने 3 प्रकार के वर्णक पढ़ लिए थे और अब हम आगे बढ़ेंगे। अब प्रकाश तंत्र के बारे में जानेंगे, अंधकार अभिक्रिया क्या होती है, प्रकाश अभिक्रिया क्या होती है, कहाँ चलती हैं, आज इस लेक्चर में अपन ये पढ़ेंगे। तो आइए अपन आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ा समझाना चाहूँगा बेटा कि ये जैसे पादप है, आप देखिए मैं आपके एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, जरा ध्यान से, केवल बस मेरे साथ ध्यान से बने रहिए, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का कि ये पादप है और इसकी ये हरी पत्तियां हैं। हरी पत्तियां क्यों हरी हैं? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। तो ये पत्ती से हमने, पत्तियां किसकी बनी है? पूरा जंतु जीव ये किसके बने? कोशिकाओं के बने हैं। तो मैं यहां से पत्ती में से एक कोशिका ले लूं, ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होंगे। ये केंद्रक है जिसमें ये डीएनए आरएनए पड़ा हुआ है, ये डीएनए पड़ा है। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। अब ये क्लोरोप्लास्ट को मैं और बड़ा करके दिखाता हूं। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है ये, और क्लोरोप्लास्ट को मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखाना चाहूंगा आपको। ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पत्ती में से मैंने कोशिका निकाली, एक कोशिका में मैंने कोशिकांग दिखाए थोड़े से, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और ये क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हमें क्लोरोप्लास्ट की बात करनी है। क्लोरोप्लास्ट में भी फिर हमने, क्लोरोप्लास्ट कैसा था? 2 झिल्ली नुमा था। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर अंतः और बाह्य झिल्ली थी। अगर अगला लेक्चर आपने देखा होगा तो आप याद कर सकते हैं उस चीज को, आप सोच सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट 2 झिल्ली नुमा था। अब ये क्लोरोप्लास्ट की 2 झिल्ली है, तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में 2 भाग थे। क्लोरोप्लास्ट में 2 भाग थे, एक तो जिसमें प्रकाश अभिक्रिया हो रही थी, जो ग्रेना थे, और एक स्ट्रोमा भाग था जिसमें अंधकार अभिक्रिया हो रही थी, जो इस तरीके से सिक्के के ढेर के रूप में थे संरचनाएं। और ये ढेर ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और ऐसे इसके अंदर ये ढेर थे, और ये इसका तरल पदार्थ था जिसको स्ट्रोमा बोला। ये ग्रेना था, ये स्ट्रोमा था। स्ट्रोमा में अंधकार अभिक्रिया होती है बेटा, स्ट्रोमा में अंधकार अभिक्रिया होती है, ग्रेना में प्रकाश अभिक्रिया होती है। ग्रेना में प्रकाश अभिक्रिया क्यों होती है? अगर मैं एक ग्रेना लूं तो इसको, एक ग्रेना के एक भाग को हमने थैलेकॉइड बोला था। इसको हमने क्या बोला था? थैलेकॉइड बोला था। तो ये थैलेकॉइड है। अब ये थैलेकॉइड की झिल्ली में, कहां पे? थैलेकॉइड की, ध्यान से सुनना बेटा, थैलेकॉइड की झिल्ली में, थैलेकॉइड की झिल्ली में क्या है? वर्णक पाए जाएंगे, जैसे कि क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड, फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल में भी क्लोरोफिल ए, बी जैसे हमने पढ़ा था। फिर हमने कैरोटेनॉइड के अंदर पढ़ा था कैरोटीन, जेंथोफिल। फिर हमने फाइकोबिलिन में पढ़ा था, फाइकोबिलिन में देखा था फाइकोसाइनिन, फाइकोएरेथ्रिन। ये सारे वर्णक, अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, ये वर्णक, जितने भी वर्णक है, क्लोरोफिल और ये फाइकोबिलिन, जेंथोफिल, ये जितने भी वर्णक है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हम क्या बोलेंगे? ये थैलेकॉइड की या ग्रेना की झिल्ली में। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? थैलेकॉइड या ग्रेना की झिल्ली में पाए जाते हैं। ये चीज हमें याद रहेगी। तो अगर ये चीज हमें याद रही तो आगे का सारा आज का लेक्चर आप समझ जाओगे। आज जितना भी मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा वो आप समझ जाओगे कि थैलेकॉइड की झिल्ली में आपको याद रखना है कि वर्णक पाए जाते हैं। अब वर्णक थैलेकॉइड की झिल्ली में पाए जा रहे हैं और वर्णक प्रकाश को अवशोषित कर रहे हैं, तो प्रकाश अभिक्रिया कहां? ग्रेना या थैलेकॉइड में। ये थैलेकॉइड को एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना को जोड़ने के लिए ये आपको एक सेतुनुमा संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं लैमेली। क्या बोलते हैं?
लैमेली, क्या बोलते हैं, लैमेली। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रेना, ये सब को मिला के ग्रेनम, और ये एक लैमेली। ठीक, ये इनको जोड़ने वाली संरचना जो है लैमेली हो गई। और एक ये जो सिक्का है, इस एक सिक्के को बोल दिया हमने थैलेकॉइड, एक सिक्के नुमा संरचना को हमने क्या बोल दिया, थैलेकॉइड बोल दिया। तो ये चीज याद होगी, पत्ती में से कोशिका निकाली, कोशिका में से क्लोरोफिल निकाला, क्लोरोफिल की संरचना आपको बताई कि इसमें अंधकार अभिक्रिया कहाँ चलेगी और प्रकाश अभिक्रिया कहाँ चलेगी, और जो थैलेकॉइड की झिल्ली है उसमें क्लोरोप्लास्ट और ये सारे वर्णक पाए जाते हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो आज का काम अपना बन गया बेटा। ठीक, अगर इतना समझ में आ गया तो आज का काम बन गया। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटम, क्वांटासोम। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि तरल पदार्थ को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मापांक बनाया, तरल पदार्थ को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मापांक बनाया था, उसे बोला लीटर। दूरी को मापने के लिए बनाया किलोमीटर, मीटर। वजन को मापने के लिए बनाया केजी। ऐसे ही प्रकाश ऊर्जा को मापने के लिए एक इकाई बनाई, उसे बोला फोटोन। क्या बोला, फोटोन। जो प्रकाश से जो ऊर्जा आ रही है उसे फोटोन में मापते हैं। प्रकाश से जो ऊर्जा आ रही है बेटा उसे अपन क्या कहते हैं, फोटोन। इतने फोटोन वहां से ऊर्जा आ रही है प्रकाश से, इतने फोटोन ऊर्जा किसी सतह पे पड़ी, इतने फोटोन। अपन बात करते हैं फोटोन के बारे में, फोटोन। और उस प्रकाश ऊर्जा के फोटोन के बंडल को, उन फोटोन्स को मिला के हम बोलते हैं क्वांटासोम। तो ऊर्जा की इकाई को हमने क्या बोल दिया, क्वांटासोम। जो सूरज से प्रकाश आ रहा है उसके छोटे छोटे जो भाग हैं उनको बोला फोटोन। उन सारे फोटोन को मिला के एक बंडल बनाया और उनको क्या बोला हमने, क्वांटासोम। तो प्रकाश ऊर्जा की इकाई को हम यहाँ पे क्वांटासोम बोल रहे हैं। आ गया, जैसे किलोमीटर, मीटर, लीटर, किसी चीज को मापने के लिए एक मापांक बनाया ना, ताकि हम अध्ययन कर सकें कि हाँ ये मापांक है, इतना इसका ये भार होगा, इतना लीटर होगा, केजी होगा। वैसे ही प्रकाश ऊर्जा को मापने के लिए हमने क्वांटम बनाया। तो क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई, एक इकाई है ये कि एक क्वांटासोम में क्या क्या क्रिया हो सकती है। तो क्या होगा, इमर्सन और एंडरसन नाम के दो वैज्ञानिक थे। इमर्सन और एंडरसन नाम के दो वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार वर्णकों से संबंधित यौगिकों की वह कम से कम संख्या जिससे एक क्वांटम से जल का एक अणु का विघटन हो सके। क्या बोलना चाह रहे हैं ये इमर्सन और एंडरसन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला था इनके अनुसार वर्णकों एवं उससे संबंधित यौगिकों की वह कम से कम संख्या, ये वर्णक है, ये क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल के अणु है, ये क्लोरोफिल के अणु है, ये सब क्लोरोफिल, जेंथोफिल, ये सारे क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटेनॉइड उसके अणु हैं। और ये बीच में ये जो है ये सेंटर है, ये एक केंद्र है। ये केंद्र क्या है बेटा, ये सब, ये देखो आप, ये प्रकाश ऊर्जा आ रही है। ये प्रकाश ऊर्जा कहाँ से आ रही होगी, यहाँ पे सूरज होगा, फोटोन के रूप में ऊर्जा आ रही है। इन फोटोन, प्रकाश ऊर्जा को मैंने बोला था फोटोन के रूप में, इन्हीं फोटोन के बंडल को, एक फोटोन, दो फोटोन, तीन फोटोन, चार फोटोन, पांच, ऐसे 10 फोटोन को एक मिला के एक बंडल बना लिया। उस बंडल को हमने बोला क्वांटम। तो प्रकाश ऊर्जा आई। प्रकाश ऊर्जा किसके ऊपर पड़ रही है, पत्ती में। पत्ती के किस भाग में ये प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है, अपने क्लोरोप्लास्ट वाले भाग में। और ये कहाँ है, थैलेकॉइड में। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जेंथोफिल है, कैरोटिनॉइड्स हैं, उन्होंने ये प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करके ये एक केंद्र को देंगे। जो डार्क भाग दिख रहा है, जो गहरा हरा दिख रहा है, इन्होंने इसको प्रकाश केंद्र रखा है, माना है प्रकाश केंद्र। और प्रकाश केंद्र में अभी हम पढ़ेंगे कि 2 प्रकार के होंगे प्रकाश केंद्र। एक तो P680, एक होगा P700। तो इनको आगे पढ़ेंगे। तो ये P680 या P700 है, ये उसको देंगे। जो सबसे गहरा वाला भाग है वो प्रकाश का केंद्र है। तो जहां पे प्रकाश, सारे क्लोरोफिल या जेंथोफिल जितने भी वर्णक हैं, ये सहायक वर्णक हैं। और किसको देना चाह रहे हैं, ये सब क्लोरोफिल ए को, क्लोरोफिल ए को ये देना चाह रहे हैं। जितने भी क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, कैरोटिनॉइड जितने भी हैं, ये सब क्लोरोफिल ए को देना चाह रहे हैं। क्लोरोफिल ए केंद्रक है इस प्रकाश का, जहां पे प्रकाश अवशोषित होगा। तो ये सारे चीज दे रहे हैं, इसीलिए इनको बोला एंटीना पार्टिकल्स या एंटीना पिगमेंट। ये सारे जो भी हैं चारों तरफ आपको दिख रहे हैं, ये इनको बोला एंटीना पार्टिकल या एंटीना पिगमेंट बोला ये। ठीक है, तो इन्होंने सबने ऊर्जा अवशोषित करके इसको दी। ठीक, अभी आगे क्या कार्य करेगा वो अपन आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। तो इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसमें जो प्रकाश है उसको अवशोषित करके उसके सहायक जितने भी हैं वर्णकों के अनुसार, इनके अनुसार वर्णकों एवं उससे संबंधित यौगिकों, ये वर्णक हैं और उससे संबंधित यौगिक, वर्णक और उससे संबंधित यौगिकों की वह कम से कम संख्या जिससे एक क्वांटम से जल के एक अणु का विघटन हो सके। जल के अणु का विघटन क्यों कर रहे हैं ये मैं आगे बताऊंगा। उससे जल के अणु को विघटित करके हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, जल का अणु विघटित होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसलिए हम यहाँ पे जल के अणु का विघटन कर रहे हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करना है। प्रकाश संश्लेषण हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भोजन बनाना है और ऑक्सीजन मुक्त होगा। हमने देखा था दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं जिससे कि ऑक्सीजन बाहर निकलती है और पौधे ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त हो रही है। ये एक हमारी जो आवश्यकता वाली गैस है, जो हमारे लिए जीवनदायी गैस है, ये हमें यहाँ से मिल गई ऑक्सीजन। अब भोजन भी बनाना है, वो हम देखेंगे कि कहाँ बनेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है। क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल के अणु होते हैं। ये एक क्वांटासोम मान लिया जो प्रकाश को अवशोषित कर रहा है, जो प्रकाश को अवशोषित कर रहा है, ये एक क्वांटासोम मान लिया जो प्रकाश को अवशोषित कर रहा है, क्वांटासोम मान लिया। इसमें कम से कम कितने अणु होंगे, 230 होंगे। क्लोरोफिल के अणु 230 होते हैं, लगभग 230 होते हैं। क्वांटासोम में दो प्रकार के अभिक्रिया केंद्र होते हैं, दो प्रकार के अभिक्रिया केंद्र, P680 और P700। इनको अलग अलग करके भी पढ़ेंगे और एक साथ भी पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये प्रकाश अभिक्रिया केंद्र ये है जो डार्क दिख रहा है, और ये सहायक, ये वर्णक है, सहायक वर्णक है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके किसको दे रहे हैं, केंद्र को दे रहे हैं। ये केंद्र को क्यों दे रहे हैं, केंद्र को जितनी, कोई भी धातु की सतह है, जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, कोई भी धातु की सतह, हर सतह का तापमान और ऊर्जा अलग अलग है। कोई सतह जो है कि उस पर आधा घंटा तापमान डाला तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं और उच्च ऊर्जा कक्षक में चले जाते हैं। किसी धातु को तापमान जो अवशोषण करने का है वो गुण जो है वो अधिक है, वो अधिक देर तक तापमान अवशोषित करके वो उच्च ऊर्जा में चले जाएगा। हर किसी धातु का तापमान, क्वथनांक, गलनांक, जो सारी चीजें हैं जिससे कि वो उत्तेजित हों उसके इलेक्ट्रॉन, हर किसी धातु के लिए, पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। ऐसे ही क्लोरोफिल ए के जो अणु है जिससे अभिक्रिया केंद्र बना है, इसमें भी अलग अलग ताप पर उत्सर्जित होंगे इलेक्ट्रॉन। इसीलिए दो प्रकार का तंत्र बनेगा, PS1 और PS2 हम देखेंगे। तो ये तरंग दैर्ध्य है, ये 700 और 680 है, ये तरंग दैर्ध्य, इतने तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लेंगे और ये ऊर्जा कौन दे रहा है, चारों तरफ से अवशोषित करके उसको ये क्लोरोफिल ए को दी जा रही है। बीच में क्या है, क्लोरोफिल ए है। यहां तक बात समझ में आई। ये बात अगर समझ में आ गई तो इससे आगे लिंक करते हुए हमें आगे बढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण की विभिन्न अभिक्रियाएं, ये बेटा इतना अच्छा डायग्राम है कि इससे आगे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं, इसको फोटोसिंथेसिस बोला। प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं, इसको फोटोसिंथेसिस बोला। प्रकाश संश्लेषण का जैसे मैंने बताया था बेटा, दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषण में अभिक्रियाएं होती हैं। एक तो प्रकाश पर निर्भर करती हैं वो अभिक्रियाएं, दूसरी अभिक्रियाएं जो प्रकाश पर निर्भर नहीं करती हैं। मैंने एक डायग्राम बनाया था, मैंने कहा था कि ये क्लोरोप्लास्ट मान लो, ये मान लो कि ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ये ग्रेना है, इसके अंदर ये ग्रेना है और ये ग्रेना लैमेली से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो जो प्रकाश की अभिक्रिया होगी, जो प्रकाश पर निर्भर अभिक्रिया होगी, वो कहाँ होगी, ग्रेना में होगी, ये ग्रेना के अंदर होगी। और जो अंधकार अभिक्रिया है वो कहाँ होगी, स्ट्रोमा में होगी। ये क्या है बेटा, ये ग्रेना है और ये जो तरल भाग है, ये तरल भाग है, ये क्या है बेटा, स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा है। ठीक, तो जो प्रकाश अभिक्रिया होगी वो ग्रेना में होगी। और ग्रेना में क्यों होगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे वर्णक पाए जाएंगे। प्रकाश को अवशोषित करने वाले वर्णक कहाँ है, ग्रेना में। तो प्रकाश अभिक्रिया भी कहाँ होगी, तो प्रकाश अभिक्रिया भी कहाँ होगी बेटा, वो ग्रेना में होगी। और अंधकार अभिक्रिया कहाँ होगी, स्ट्रोमा में होगी। अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा में क्यों होगी, क्योंकि इसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ये आगे अभिक्रिया बिना प्रकाश के कर लेगा। पहले अभिक्रिया प्रकाश से प्रारंभ हो जाएगी, उसके बाद स्ट्रोमा में जो
क्लोरोप्लास्ट का तरल भाग है उसमें होगी और उसको अभिक्रिया करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जो प्रकाश अभिक्रिया से जो पदार्थ बनेंगे उन पदार्थों को ऊर्जा के रूप में उपयोग करके स्ट्रोमा में क्रिया हो जाएगी। याद रहेगा, जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है या लाइट इंडिपेंडेंट, प्रकाश से स्वतंत्र जो अंधकार अभिक्रिया है वो कहां हो रही है? स्ट्रोमा में। और जो प्रकाश अभिक्रिया कहां हो रही है? ग्रेना में। ठीक है, ग्रेना में, थैलेकॉइड में बोल सकते हैं हम। जो प्रकाश अभिक्रिया है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रॉबर्ट हिल नाम के एक वैज्ञानिक ने बताया था। रॉबर्ट हिल नाम के एक वैज्ञानिक ने बताया था अंधकार अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले एक आदमी था, काला आदमी, ब्लैकमैन। ब्लैकमैन नाम के एक आदमी ने बताया था। जो प्रकाश अभिक्रिया के बारे में रॉबर्ट हिल ने बताया, अंधकार अभिक्रिया के बारे में ब्लैकमैन ने बताया। याद रहेगा। अब प्रकाश अभिक्रिया क्वेश्चन पूछ लिया गया, निम्न पद, आपको ABCD करके ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा पद प्रकाश अभिक्रिया का है। तो प्रकाश अभिक्रिया के दो पद हैं, साइक्लिक, चक्रीय अभिक्रिया, चक्रीय फोटो फॉस्फोराइलेशन, और नॉन साइक्लिक अचक्रीय अभिक्रिया। तो चक्रीय प्रकाश अभिक्रिया और अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया। तो प्रकाश अभिक्रिया के में दो भाग हैं। प्रकाश अभिक्रिया के कितने भाग बेटा? चक्रीय अभिक्रिया और अचक्रीय अभिक्रिया, ये किसके भाग हैं? प्रकाश अभिक्रिया के भाग हैं। फिर जो अंधकार अभिक्रिया है उसमें तीन भाग आते हैं। कैल्विन साइकिल बोल सकते हैं या C3 साइकिल बोल सकते हैं, H-N स्लैग साइकिल बोल सकते हैं या C4 साइकिल बोल सकते हैं, और कैम का आगे नाम देखेंगे, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म चक्र। क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म चक्र, ये नागफनी, ग्वारपाठा ऐसे मसलोद्भिद पौधे हैं जिनकी पत्तियां मांसल होती हैं और रेगिस्तान या पानी की कमी वाले इलाके में ये उगते हैं पौधे, उनके अंदर ये चक्र चलता है। तो ये जो तीन है ये अंधकार अभिक्रिया। अगर क्वेश्चन आ गया कि निम्न पदों में से अंधकार अभिक्रिया का पद है, तो ये आप याद रखिए, कैल्विन साइकिल है, C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, या फिर H-N स्लैग चक्र बोलेंगे, और कैम, ये अंधकार अभिक्रिया के हैं। तो ये दोनों चीजें प्रकाश अभिक्रिया की और ये तीन चीजें अंधकार अभिक्रिया की याद रहेंगी। ये चीजें अलग अलग याद रखेंगे। प्रकाश अभिक्रिया को पहली बार किसने समझाया? रॉबर्ट हिल ने। अंधकार अभिक्रिया को पहली बार किसने समझाया? ब्लैकमैन ने। अंधकार अभिक्रिया काला, ब्लैकमैन काला। समझ में आ रहा है? ब्लैकमैन काले से काला याद रखिए। अंधकार अभिक्रिया याद रहेंगी चीजें बेटा। आगे बढ़ें। अब यहां पे देख लेते हैं प्रकाश अभिक्रिया को किसने समझाया था? हिल रिएक्शन बोली इसको। हिल नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश अभिक्रिया को समझाया। प्रकाश अभिक्रिया को समझाया। ये जो है ये आपको लिखा दिख रहा है, फोटो सिस्टम 1, प्रकाश तंत्र 1, फोटो सिस्टम 2, ये आपको लिखा दिख रहा होगा, प्रकाश तंत्र द्वितीय। ठीक है, ये प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र 2, ये इस आधार पे नाम दिए हैं बेटा कि पहली बार कौन सा तंत्र खोजा गया। तो पहली बार प्रकाश तंत्र 1 खोजा गया तो इसको 1 बोल दिया, और दूसरे बाद में खोजा गया तो इसको 2 बोल दिया। इन दोनों तंत्रों में से किसकी खोज पहले हुई? इसकी हुई तो इसको पहला बोल दिया, इसकी खोज बाद में हुई तो इसको दूसरा बोल दिया। इसी आधार पे पहला और दूसरा दिया गया है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहला दूसरा किसी और कारण से नहीं दिया गया है। प्रकाश तंत्र के अंदर जो अभिक्रिया केंद्र है वो P700 है। क्या है? P700। 700 का मतलब यह है इतने तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित करेगा। जैसा कि हमने प्रकाश ये इसी चैप्टर के पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो पौधे हैं एक निश्चित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तरंग दैर्ध्य जो प्रकाश को अवशोषित करने वाली जो विजुअल लाइट है, जो हमारे दृश्य प्रकाश है, उसको हमने 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के रेंज में माना था। 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज में माना था। तो ये सबसे अच्छा जो प्रकाश अवशोषण होगा वो 680 और 700 पे होगा। ये तरंग दैर्ध्य है। ये P माने फोटोन या प्रकाश, और ये 700 और ये 680 है, ये तरंग दैर्ध्य है बेटा। ये याद रखने हैं। ये क्या है? ये 700 तरंग दैर्ध्य पे और ये 680 तरंग दैर्ध्य पे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया है बेटा? तो अब आगे बढ़ते हैं।
प्रकाश तंत्र 1 क्यों कहा गया, प्रकाश तंत्र 2 क्यों कहा गया, यह समझ में आ गया। इनके जो अभिक्रिया केंद्र हैं इनको P70, P700 और P680 क्यों कहा गया, यह भी समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो पूरी अभिक्रिया है ये प्रकाश अभिक्रिया है, इसको हिल नाम के वैज्ञानिक ने बताया। अभी मैंने आपको आगे पढ़ाया था कि जल का एक अणु का विघटन होगा, तो जल का एक अणु कहाँ विघटित हो रहा है, प्रकाश तंत्र 2 पे। ये जल का अणु कहाँ है, ये कोशिका है। कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, हमें क्लोरोप्लास्ट से ही मतलब है। तो मान लिए कोशिका से हमने क्लोरोप्लास्ट बाहर निकाल लिया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने बताया था जो तरल भाग था उसको स्ट्रोमा बोला था, और ये जो है ऐसे जो भाग थे सिक्के के ढेर के समान, इनको ग्रेना बोला था। जो तरल भाग है तो इसमें जल होगा, और ये जो थैलेकॉइड है इसको अगर बाहर निकालें तो थैलेकॉइड भी झिल्ली नुमा संरचना थी, तो इसके अंदर भी जल था। और प्रकाश अभिक्रिया के जो वर्णक थे वो किसमें थे, थैलेकॉइड की झिल्ली में। जैसे कि मैंने लेक्चर के पहले ही बताया था, थैलेकॉइड की झिल्ली में थे वर्णक। तो ये वर्णक 680 वाला क्लोरोफिल ए भी होगा और 700 वाला भी क्लोरोफिल ए होगा। तो जो 680 वाले क्लोरोफिल ए पे जो यहाँ से ये जल का विघटन कराएगा, प्रकाश आया 680 वाले प्रकाश तंत्र पे, ये प्रकाश आया और इसने जल का विघटन कराया। जल कहाँ होगा, थैलेकॉइड के अंदर होगा जल। वहां से विघटन करा के ये जल का विघटन हुआ, 2H पॉजिटिव इधर, हाफ O2 इधर, क्योंकि ये एक O है इसलिए हाफ O2 ये अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए किया है, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया, ये बहुत चालाक है। P680 ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसका उत्सर्जित हुआ, जैसे ही प्रकाश ये फोटोन आया चारों तरफ से, ये प्रकाश अवशोषित करके जो एंटीना हमने बोले थे, जो क्लोरोफिल ए के चारों तरफ पाए जाने वाले क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स जो वर्णक हैं, ये सारे वर्णक क्या कर रहे हैं, इसको चारों तरफ से क्लोरोफिल ए को घेर रखा है। और क्लोरोफिल ए में 2 प्रकार के क्लोरोफिल ए हैं, एक के पास P680 है और एक के पास P700 है। क्लोरोफिल ए 2 प्रकार के हैं, जिसमें से एक के पास P680 है, एक के पास P700 है। जो P700 है वो प्रकाश तंत्र एक को दर्शाएगा, P680 है वो प्रकाश तंत्र 2 को दर्शाएगा। अब जैसे ही प्रकाश आया, प्रकाश चारों तरफ से जो वर्णक थे उन्होंने अवशोषित करके एक को दे दिया, क्लोरोफिल ए को दिया, क्लोरोफिल ए के 21 भाग को, 680 वाले को। तो यहां से इसका इलेक्ट्रॉन निकला। जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ये आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये जल को तोड़ देगा। जल को तोड़ के ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन की भरपाई ये जल से कर लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन की भरपाई जल से कर लेगा। और जल कहां से आया, पौधे में, जड़ों से जल अवशोषित हो रहा है, तो जल की तो कोई कमी है नहीं, तो ये जल को अवशोषित कर लेगा, जल को तोड़ के उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर भेज दिया। और ये इलेक्ट्रॉन गया ऊपर, प्रथम जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसके बाद प्लास्टोक्विनोन, ये सब एंजाइम है, प्लास्टोसाइनिन, ये सब एंजाइम है, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन होते हुए यहां पे आएगा, ये साइटोक्रोम B6F, ये भी एंजाइम है, साइट CYT लिखा है मैंने, इसका मतलब है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम B6F प्लास्टोक्विनोन से होता हुआ, साइटोक्रोम B6F से होता हुआ ये प्लास्टोसाइनिन पे आएगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है एंजाइम से होता हुआ, एक एंजाइम ने दूसरे को दे दिया। ये ऐसा है, मान लीजिए कि एक मैंने बच्चों की रिंग खड़ी कर दी है, मैंने चारों तरफ से गोल गोल घुमा के बच्चे खड़े कर दिए हैं 10। मैंने एक बंदे को बॉल दी, उस बच्चे ने दूसरे को, तीसरे को, ये बॉल पास करा रहे हैं, और ये बॉल है ऊर्जा, इसको आके फेंकने में कुछ ऊर्जा लग रही है। मैंने गेंद ली, एक बच्चे को दी, उसको कुछ ऊर्जा लगी, मेरे को गेंद फेंकने में, वो ऊर्जा के वजह से गेंद उसके पास पहुंच गई, उसने ली तीसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसे घूम के वापस उस पे आ गई, गोल चक्कर में घूम के किस पे आ गई, जिसने पहले फेंकी थी। और फेंकने में कुछ ऊर्जा लग रही है, तो वो ऊर्जा, जो गेंद को फेंकने में कुछ ऊर्जा लग रही है, उसको मान लेंगे हम जो प्रकाश से मिल रही है वो ऊर्जा है। जो प्रकाश से मिल रही है वो ऊर्जा है। जो प्रकाश से ऊर्जा आई तो यहां से जो क्लोरोफिल ए के चारों तरफ थे, इन्होंने अवशोषित की, एक ने दूसरे को दी, और ये ऊर्जा किसको दे दी, क्लोरोफिल ए को। इस ऊर्जा ने इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, और यहां से इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला तो इसने जल को तोड़ दिया, उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, कि अपने पास कमी नहीं होनी चाहिए ऊर्जा की। तो इसने क्लोरोफिल ए ने
ले लिया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन गया, फिर एक एंजाइम प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर दूसरा एंजाइम साइटोक्रोम B6F के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचा। ये एंजाइम है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक दूसरे को फेंका। जब कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम, इसको बॉक्स में अलग से इसलिए दिखा रखा है कि यहां पे एटीपी का निर्माण हो रहा है। यहां पे किसका निर्माण हो रहा है? एटीपी का निर्माण हो रहा है। जो साइटोक्रोम B6F है, कॉम्प्लेक्स है, यहां पे एटीपी का निर्माण होगा। तो याद रखेंगे जो प्रकाश अभिक्रिया है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें कहां पे एटीपी का निर्माण होगा? तो हमें याद रखना है प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन के बीच में, और बीच में कहां पे? साइटोक्रोम B6F पे, साइटोक्रोम B6F पे एक एटीपी का निर्माण हुआ। ठीक, आगे ये इलेक्ट्रॉन किसको पास कर दिया? क्लोरोफिल ए के प्रकाश केंद्र P700 वाले को भेज दिया ये इलेक्ट्रॉन, और यहां से भी ये ऊर्जा अवशोषित करके इसने इलेक्ट्रॉन अपना ऊपर भेजा। ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर भेज दिया तो इसने इससे ले लिया। इसने चारों तरफ से प्रकाश अवशोषित करके P700 वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजा तो इसने कहां से ले लिया? जो यहां से आ रहा था, जल से टूटा वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो इसने यहां से ले लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा फेरिडॉक्सिन पे, फेरिडॉक्सिन पे जाके ये NADH को तोड़ेगा, NADPH को, NADPH से ये NADPH बन जाएगा। ये NADPH2 था, ये NADPH2 बेटा कहां पे है? ये सारी अभिक्रिया चल रही है, ये प्रकाश अभिक्रिया किसमें? थैलेकॉइड में। ये मैंने एक संरचना थैलेकॉइड की ले ली है, थैलेकॉइड की, ये थैलेकॉइड की संरचना ले ली। थैलेकॉइड की ये झिल्ली के अंदर तो वर्णक है, ये वाले वर्णक, ये वाले वर्णक, और इसके अंदर तरल पदार्थ है। जो तरल पदार्थ है उसमें ये एंजाइम भरे होंगे। NADPH2 एक एंजाइम है, निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इसका नाम है, निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर नाम याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, आप केवल इतना याद रखें NADPH ये कहाँ है? इसके थैलेकॉइड के अंदर भरे हुए हैं, इसके जल के अंदर, इसके तरल पदार्थ के अंदर। तो ये यहां से NADPH2 जो रहेगा तो यहां से H टूट के ये NADP को चला जाएगा और NADPH बनेगा। ये जो NADPH है और ये ATP है, ये दोनों कहां है? अब ये दोनों किसमें? थैलेकॉइड में। ये थैलेकॉइड में है, ये थैलेकॉइड में, और थैलेकॉइड यहाँ है, और ये थैलेकॉइड यहाँ, ये सब थैलेकॉइड है। इनसे बाहर निकल जाएंगे, इनसे बाहर निकल के स्ट्रोमा में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनका जो है कंसंट्रेशन, इनकी जो सांद्रता अधिक हो जाएगी। हमने देखा है कि कोई भी पदार्थ प्रकृति में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, जल का बहाव हो या गैस का बहाव हो। यहाँ पे मेरे पास एक परफ्यूम की बोतल है, मैं यहाँ पे परफ्यूम की बोतल को दबाऊंगा, उससे परफ्यूम निकलेगा, उससे जो स्प्रे होगा वो उस कोने तक पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सांद्रता ज्यादा थी, जहाँ सांद्रता कम थी वहां तक चला जाएगा। वैसे ही इसके अंदर बने ये कण, ये जो NADPH और ये ATP, ये निकल के कहाँ आ जाएंगे? ये स्ट्रोमा में बाहर आ जाएंगे। ATP और NADPH ये बाहर आ गए, ये NADPH इसमें स्ट्रोमा में आ गए। और स्ट्रोमा में क्या चल रहा था बेटा? जो स्ट्रोमा था, जो अधात्रीय भाग था क्लोरोप्लास्ट का, उसमें क्या चल रहा था? अंधकार अभिक्रिया। अंधकार अभिक्रिया चल रही थी। तो अंधकार अभिक्रिया में ये मैंने बोला था प्रयुक्त होंगे, जो प्रकाश अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ हैं वो अंधकार अभिक्रिया में उपयोग किए जाएंगे। और अंधकार अभिक्रिया में 3 भागों में चल रही थी, तो हम देखेंगे अंधकार अभिक्रिया अलग अलग, जो अंधकार अभिक्रिया के भाग हैं वो देखेंगे। ये समझ में आ गया? इसी पूरी अभिक्रिया को, इस पूरी अभिक्रिया को हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। इस पूरी अभिक्रिया को इस पूरी अभिक्रिया को ऐसे ऐसे ऐसे, इस पूरी अभिक्रिया को हम जेड स्कीम भी बोलते हैं, और इसी अभिक्रिया को हम अचक्रीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। अचक्रीय क्यों? क्योंकि यहां से P680 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कभी P680 पे वापस नहीं आएगा। इसी को हमने बोला अचक्रीय अभिक्रिया। एक बार यहां से निकला इलेक्ट्रॉन, यह वापस नहीं आया, और यह इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा। ये
P700 पे, और P700 से निकला ये यहाँ चला जाएगा NADPH के पास, ये यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन केवल P700 पे वापस आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के P700 पे आ जाएगा, P700 से निकला यहाँ आ जाएगा, तो ये चक्रीय अभिक्रिया हो गई। लेकिन ये जहां पे P680 और P700 एक साथ काम कर रहे होंगे तो इनके लिए ये अचक्रीय अभिक्रिया हो गई। P600 से निकला P700 पे पहुंच गया, तो ये अचक्रीय अभिक्रिया हो गई इसके लिए, तो कि वापस नहीं आया P600 पे, लेकिन P700 से निकला इलेक्ट्रॉन वापस P700 पे आ जाएगा, यहां पे ये चक्रीय अभिक्रिया हो गई। प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र 2, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि प्रकाश तंत्र 1 के पास P700 का क्लोरोप्लास्ट होगा और प्रकाश तंत्र 2 के पास P680 का क्लोरोप्लास्ट होगा। प्रकाश अभिक्रिया में लाइट रिएक्शन, हिल रिएक्शन, जो मैंने आपको अभी पूरा समझा दिया है, ये अब वही है, ये आप पढ़ें। इस अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हिल ने 1937 में बताया था। प्रकाश अभिक्रिया में क्लोरोप्लास्ट को जल में मिलाकर इसने इस प्रयोग किया और बताया कि ये देखिए कि किस तरीके से प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। इन्होंने प्रकाश अभिक्रिया को सिद्ध किया था किस प्रकार, ये देखिए कि इन्होंने क्लोरोप्लास्ट अलग किया पत्ती से और जल में डाल दिया और उसके ऊपर प्रकाश डाला तो उसमें से बुलबुले निकल रहे थे। वो बुलबुले काहे के थे? प्रकाश में रखा जाता है तब ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इन्होंने बोला कि ये जो ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है ये प्रकाश अभिक्रिया के वजह से हो रही है। और प्रकाश अभिक्रिया किस में हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। क्लोरोप्लास्ट अलग किया, पानी में डाला और उसके ऊपर प्रकाश डाला क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश अभिक्रिया हुई और थोड़ी देर बाद जल का विघटन होकर उससे ऑक्सीजन मुक्त हुई। तो ये प्रकाश अभिक्रिया में जो निकली, जो बुलबुले, जो गैस निकली वो ऑक्सीजन थी। तो इन्होंने किसने सिद्ध किया प्रकाश अभिक्रिया को? रॉबर्ट हिल ने। कब? रॉबर्ट हिल ने 1937 में। अपचायक पदार्थ NADPH2 बनते हैं प्रकाश अभिक्रिया में, ये बन रहा है। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो मतलब प्रकाश, फॉस्फोराइलेशन मतलब कहीं पे फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना, फॉस्फोरस ग्रुप का किसी प्रकाश अभिक्रिया के द्वारा किसी भी पदार्थ से जुड़ना। यहां पे ADP से जुड़ेगा और ATP बनेगा, ADP से जुड़ेगा, ATP बनेगा। इसको बोला ADP से ATP बन रहा है, इसको बोला फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये देखो यहां पे फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ADP से ATP का निर्माण हो रहा है, इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला। अपचायक पदार्थ क्या बना? NADPH2 और यहां पे बना ATP, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जल का विघटन कहां पे होता है, जल का विघटन कहां पे होता है, तो जल का विघटन प्रकाश तंत्र 2 पे होता है। जल का विघटन कहां होता है? प्रकाश तंत्र 2 पे होता है या P680 पे होता है। आंसर जाएगा P680 या प्रकाश तंत्र 2 पे होता है जल। फिर उसके बाद पहली बार ATP का निर्माण कहाँ होता है? इसमें ATP का निर्माण कहाँ होता है? तो ये भी प्रकाश तंत्र 1 व 2 के मध्य होता है। और किस कॉम्प्लेक्स पे होता है? साइटोक्रोम B6F पे होता है। फिर पूछ लिया गया कि NADPH2 का निर्माण कहाँ होता है? तो ये प्रकाश तंत्र 1 पे होता है। जल का विघटन प्रकाश तंत्र 2 पे होता है। पहला इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र 2 से निकलता है। ATP प्रकाश तंत्र 1 व 2 के बीच में कहां पे बनेगा? साइटोक्रोम B6F पे बनेगा। NADPH2 का निर्माण कहां होता है? क्वेश्चन पूछ लिया गया तो प्रकाश तंत्र 1 पे होता है। जल के विघटन से ऑक्सीजन मुक्त होती है और इलेक्ट्रॉन निकलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन अभिक्रिया केंद्र, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन अभिक्रिया केंद्र P680 से होता है और इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र P700 पर पहुंच जाता है। ठीक है, P680 से घूमता हुआ P700 पे पहुंच गया और P700 से निकला फिर वापस उसी पे आ जाएगा। प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र 2 में कुछ भिन्नताएं हैं, हम देख लेते हैं। प्रकाश तंत्र 1 का जो अभिक्रिया केंद्र है वो कितना है? P700। और प्रकाश अभिक्रिया केंद्र प्रकाश तंत्र 2 का कितना है? P680। आपको दिख रहा होगा, ये मैंने कई बार बोल दिया है, आपके दिमाग में अभी तक तो ये चीज बैठ गई होगी। इस तंत्र में चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन,
चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन स्वतंत्र रूप से होता है, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन स्वतंत्र रूप से हो रहा है। ये गया चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन स्वतंत्र रूप से हो रहा है PS1 में कि इलेक्ट्रॉन जो 700 से निकलेगा वो 700 पे वापस आ जाएगा। ये आगे इन दोनों के डायग्राम क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिर इस तंत्र में अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन के फोटोफॉस्फोराइलेशन PS1 के साथ होता है। ये इसमें ये देखिए PS1 ये अचक्रीय अभिक्रिया PS2 को PS1 का सहारा लेना ही पड़ेगा, PS2 को PS1 का सहारा लेना ही पड़ेगा अपनी अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए। लेकिन PS1 को अपना इलेक्ट्रॉन निकाला और वापस ले लिया, इसको PS2 की आवश्यकता नहीं है। यह तंत्र क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना एवं स्ट्रोमा के पश्च भाग में पाया जाता है। अगर यह पूछ लिया गया PS1 तंत्र, प्रकाश तंत्र 1 कहाँ पे, ग्रेना और स्ट्रोमा के पश्च भाग में, और यह तंत्र ग्रेना के लैमेली के सामने वाले भाग में पाया जाता है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये ग्रेना है, ये ग्रेना है, और ये एक दूसरे को ग्रेना से जोड़ने वाली ये लैमेली है। ये क्या है, लैमेली, ये लैमेली। तो इस लैमेली में पाया जाएगा PS2, और ये सामने वाले भाग में PS2, जो सामने वाला भाग है उसमें, और जो इसका पश्च भाग और जो दबे हुए एक दूसरे के नीचे, यहाँ पे PS1 पाया जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके केवल इतना याद रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट पद नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनेगा इससे। ये पहले दूसरे इंपॉर्टेंट हैं। यह तंत्र अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में, अचक्रीय फोटोफॉस्फोर, यह तंत्र अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन के समय PS2 से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। जब अचक्रीय अभिक्रिया चल रही होगी पौधे में, जब अचक्रीय अभिक्रिया चल रही होगी तो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, ये PS1 PS2 से। यह तंत्र जल के प्रकाश रासायनिक अपघटन से मुक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जो PS2 है वो कहां से ले रहा था, जल के विघटन से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसको ले रहा था, और ये कहां से ले रहा है, PS1 जो अपना PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला वो वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इस तंत्र में क्लोरोफिल A की मात्रा क्लोरोफिल B से दुगनी होती है, क्लोरोफिल A की मात्रा क्लोरोफिल B से दुगनी होती है, और यहाँ पे बराबर होती है, क्लोरोफिल A की मात्रा B के लगभग बराबर होती है। ये चीजें समझ में आ गई, एक बार और पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएंगी। ये प्रकाश तंत्र 1 को यहां दिखाया है, ये प्रकाश तंत्र मैंने 2 को यहां दिखाया है। ये वो ही डायग्राम है, इसको मैंने अलग अलग दिखा दिया है। ये प्रकाश तंत्र जो 1 है, इसमें जो अभिक्रिया केंद्र है P700 है, जो प्रकाश तंत्र 2 है इसमें अभिक्रिया केंद्र P680 है। ये इलेक्ट्रॉन पानी से लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश इससे लेगा, प्रकाश तंत्र 2 से लेगा, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को अपने वापस ले आएगा अपने पास। ये अपने पास इलेक्ट्रॉन को वापस लेके नहीं आ पाएगा। तो जो अचक्रीय अभिक्रिया है उसमें तो PS1 और PS2 दोनों भाग लेंगे। प्रकाश तंत्र 1 और अचक्रीय अभिक्रिया के अंदर कौन से तंत्र भाग लेते हैं, अचक्रीय अभिक्रिया में प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र 2 दोनों भाग लेंगे। और अचक्रीय अभिक्रिया के अंदर अचक्रीय अभिक्रिया में प्रकाश तंत्र 1 व प्रकाश तंत्र 2 दोनों भाग लेंगे। चक्रीय अभिक्रिया में केवल प्रकाश तंत्र 1 भाग लेगा। ठीक है बेटा, ये चक्रीय अभिक्रिया है, ये चक्रीय अभिक्रिया है। और मैं आपको अचक्रीय अभिक्रिया यहां पढ़ा चुका हूं। ये अचक्रीय अभिक्रिया है, इसमें निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा। और ये जब चक्रीय अभिक्रिया चलेगी तो क्लोरोफिल A जो P700 वाला, इससे निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस इस पे आ जाएगा। ये देखिए, जैसे ये चक्रीय अभिक्रिया है, चक्रीय अभिक्रिया में क्या हुआ कि क्लोरोफिल 700 वाला जो है क्लोरोफिल A, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, इससे निकला हुआ इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन, FD का मतलब है फेरिडॉक्सिन एक एंजाइम है, फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से होते हुए प्लास्टोक्विनोन, फेरिडॉक्सिन और प्लास्टोक्विनोन के बीच में एक ADP से ATP बना,
और एक एटीपी बना यहां पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे। तो चक्रीय अभिक्रिया में 2 एटीपी बनते हैं, अचक्रीय अभिक्रिया में 1 एटीपी बन रहा है। देखो बेटा, ये अचक्रीय अभिक्रिया में एटीपी कितने बन रहे हैं? 1 बन रहा है। और कहां पे बन रहा है? प्रकाश तंत्र 1 और 2 के बीच में एक एटीपी बन रहा है और एक NADPH2 बन रहा है। किसमें? अचक्रीय अभिक्रिया में। और चक्रीय अभिक्रिया में 2 एटीपी बन रहे हैं, 2 एटीपी बन रहे हैं। एक एटीपी बन रहा है FD और PQ फेरेडॉक्सिन और प्लास्टोक्विनोन के बीच में, और एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, तो चक्रीय अभिक्रिया में 2 एटीपी, अचक्रीय अभिक्रिया में 1 एटीपी। ठीक, याद रहेगा। और ये इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, और इलेक्ट्रॉन वापस आ गया किस पे? अपने अभिक्रिया केंद्र पे। ठीक, इसी को चक्रीय अभिक्रिया कहा। ये अचक्रीय अभिक्रिया जो मैंने पहले दिखाई थी वही ये अभिक्रिया है, बस इसको थोड़ा सा और डायग्राम बड़ा करके और इसमें अणु के रूप में दिखा दिया। P680 से इलेक्ट्रॉन निकला, और ये P680 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया? P700 पे पहुंच गया। और ये एटीपी बना था अपना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये एटीपी अपना यहाँ बन रहा था। कहाँ पे? प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोक्विनोन के बीच में, प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन के बीच में यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स था साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे। यहाँ पे ये एटीपी बन रहा है, ये जल का विघटन हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये पूरा वही तंत्र है बेटा, बस डायग्राम अलग है। और ये फिर यहाँ पे आ गया था प्रकाश तंत्र 1 पे, जैसा यहाँ दिखाया हुआ है। तो ये एटीपी जो प्रकाश इसमें बना, ये एटीपी बना जो प्रकाश अभिक्रिया में, और जो यहाँ से NADPH2 बना तो ये दोनों कहाँ पे उपयोग होंगे? केल्विन साइकिल में, अंधकार अभिक्रिया में होंगे। और ये अंधकार अभिक्रिया कहाँ चल रही है? स्ट्रोमा में चल रही है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ठीक है। चक्रीय अभिक्रिया, अचक्रीय अभिक्रिया के अंदर अंतर देख लेते हैं। तो जो चक्रीय अभिक्रिया है वो प्रकाश तंत्र 1 से संबंधित है। ठीक है। अचक्रीय अभिक्रिया है यह क्रिया द्वितीय वर्णक प्रकाश तंत्र 2 से संबंधित होती है, अचक्रीय अभिक्रिया। और इसका सहायक कौन रहता है? PS2 से संबंधित है, और PS1, ये दोनों इसमें संबंधित हैं। इस क्रिया में क्लोरोफिल अणु से मुक्त इलेक्ट्रॉन पुनः क्लोरोफिल पे वापस आ जाता है। इस अभिक्रिया में क्लोरोफिल से मुक्त इलेक्ट्रॉन पुनः क्लोरोफिल पे वापस आ जाता है। इस अभिक्रिया में क्लोरोफिल से मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन वापस नहीं पहुंचता, अतः इनकी अपूर्ण जल के, अतः इनकी आपूर्ति जल के प्रकाश रासायनिक अपघटन से मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होती है। वहां पे तोड़ रहे थे 680 पे, P680 पे, तो वहां से हो गई। इस क्रिया में जल का प्रकाश रासायनिक अपघटन एवं ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है क्या? देखो आप, कहां हो रहा है? कोई ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं, कोई जल का अपघटन नहीं। इस क्रिया में जल का प्रकाश रासायनिक अपघटन एवं ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। ये देखिए, यहां पे जल टूट रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, ये अपघटन हो रहा है। ठीक। इस क्रिया में 2 स्थानों पर फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है और 2 एटीपी बनते हैं। इस अभिक्रिया में 2 एटीपी बन रहे हैं, और इस अभिक्रिया में 1 एटीपी बन रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अचक्रीय अभिक्रिया है, यहाँ पे 1 एटीपी बन रहा है। चक्रीय अभिक्रिया है, यहाँ पे 2 एटीपी बन रहे हैं। एडीपी से 2 एटीपी, एक ये और एक ये बन रहा है। ठीक। फिर इस क्रिया में NADP का अपचयन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये देखिए आप, यहां पे कोई NADP नहीं बन रहा, यहां पे कोई NADP नहीं बन रहा है, और यहां पे NADPH2 ये बन रहा है। ठीक है। अचक्रीय अभिक्रिया में 1 ATP और 1 NADPH2 बनेगा, और चक्रीय अभिक्रिया में 2 ATP बनेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। जो मैंने अभी समझा दिया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। NADPH2 को प्रकाशीय व अप्रकाशीय अभिक्रिया के मध्य का योजक बोला जाता है।
अगर पूछ लिया गया NADPH2 को प्रकाशीय, ये प्रकाश अभिक्रिया में NADH2 बन रहा है और अप्रकाश अभिक्रिया में जाके उपयोग होगा इसका, तो इसको प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया की कड़ी बोल दिया गया NADPH2 को। वर्णक तंत्र 1, वर्णक तंत्र 2 के मध्य की योजक कड़ी प्लास्टोसाइनिन को माना जाता है वर्णक तंत्र 1 व वर्णक तंत्र 2 की कड़ी को वर्णक तंत्र 2 और वर्णक तंत्र 1 की जो संयोजक कड़ी है उसको प्लास्टोसाइनिन बोल रहे हैं कि आखिरी में जो एक प्रकाश तंत्र 1 पे जो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है वो कौन है? प्लास्टोसाइनिन है। तो वर्णक तंत्र 1, वर्णक तंत्र 2 और वर्णक तंत्र 1 दोनों किससे जुड़ रहे हैं? प्लास्टोसाइनिन से जुड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। वर्णक तंत्र 1 व वर्णक तंत्र 2 के मध्य की संयोजक कड़ी क्या है? प्लास्टोसाइनिन है। क्वांटम रिक्वायरमेंट और क्वांटम उत्पादन दोनों चीजें अलग अलग हैं बेटा, समझना। जैसा मैंने अभी प्रारंभ में बताया था कि एक क्वांटा क्या है? ऊर्जा का इकाई है, ऊर्जा का मापक इकाई है। तो एक क्वांटा से कितना ऑक्सीजन के अणु टूट सकते हैं, तो वही है क्वांटम रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन के एक अणु के उत्पादन के लिए 8 क्वांटा की आवश्यकता होती है। 8 क्वांटा की आवश्यकता होती है। मैंने बताया था प्रकाश ऊर्जा को फोटोन के रूप में और फोटोन के बंडल को क्वांटा बोला था। प्रकाश ऊर्जा को फोटोन के रूप में बोलते हैं और उनके फोटोन के बंडलों को क्वांटा बोला था। तो उतनी प्रकाश ऊर्जा कि एक ऑक्सीजन के अणु को तोड़ दे तो कितने 8 क्वांटा लगेंगे एक ऑक्सीजन मुक्त करने में। किससे? जल से जो ऑक्सीजन मुक्त हो रही थी ना बेटा, जो जल से ऑक्सीजन मुक्त हो रही थी, तो जल को तोड़ के ऑक्सीजन मुक्त करा दें तो इसमें कितने क्वांटा लग गए? 8 क्वांटा लग गए। तो एक क्वांटा से कितने मुक्त होंगे? जब 8 क्वांटा से एक ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, एक ऑक्सीजन मुक्त हो रही है 8 क्वांटा से, तो एक क्वांटा से 1/8, तो वही उत्पादन है। एक क्वांटा से प्राप्त ऑक्सीजन अणु की संख्या को उत्पादन बोलेंगे, क्वांटम उत्पादन। तो 1/8, 8 क्वांटा से एक ऑक्सीजन का अणु मुक्त हो रहा है, तो एक क्वांटा से इसका भाग दे देंगे 1 के नीचे 8 का। ये सिंपल सा गणित है। तो 1/8 उत्पन्न होंगे। ठीक, एटीपी व NADPH2 में संचित ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय या अंधकार अभिक्रिया में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। एटीपी, ये इनका मैंने बोला था, जो प्रकाश अभिक्रिया में जो ऊर्जा बनेगी और जो पदार्थ बनेंगे वो अंधकार अभिक्रिया में सहायक होंगे, उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी अंधकार अभिक्रिया को। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। तो आज का लेक्चर आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा अच्छे से। आपको क्वांटा क्या है और आपको प्रकाश तंत्र 1 व 2 चक्रीय अचक्रीय अभिक्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी संदेह है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।